बाकी काफी लोग आ चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, कल हमने ना सेंट्रल टेंडेंसी का जैसे टेबल देखा था ना, जैसे डिस्पर्शन का भी टेबल बनाया हुआ था मैंने, बट हम कल देख नहीं पाए थे शायद। आइए उस चीज को देख लेते हैं। ये रहा। इसके बेसिस पे हमने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ा हुआ है, बट इस चीज को भी एक बार देखा जा सकता है। इससे भी मतलब अगेन आपका वो जो एक सामने आपको चार्ट दिखाई दे रहा था जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के समय, वैसे यहाँ पे भी दिखाई देगा, उससे थोड़ा सा काम आसान हो सकता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा बेस्ट मेजर ओवरऑल क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। वन ऑफ द रीजन इज इट इज बेस्ड अपॉन बेस्ट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हिच इज योर अरिथमेटिक मीन। बेस्ट मेजर ओपन एंड क्लास सेंटर के क्वार्टाइल डिवीजन है 50% पे फोकस करता है। सबसे फटाफट आप क्या कंप्यूट कर सकते हो, रेंज कंप्यूट कर सकते हो। नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन, सिर्फ लास्ट और फर्स्ट पे बेस्ड है। कौन सा है, रेंज है अगेन, राइट। डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड और थोड़ा सा कम मैथमेटिकल, मतलब अच्छा है रेंज से बट बहुत अच्छा नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन से कम अच्छा होता मीन डेविएशन, राइट। फिर हमने देखा सबसे सा रिजिड, मतलब जो फ्लेक्सिबल नहीं हो ज्यादा, ये कौन सा डिफाइन किया, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, तीनों भी है। सैंपल निकाल दोगे तो भी आपको क्वार्टाइल डिविएशन सेम रहेगा, तो क्वार्टाइल डिविएशन सिर्फ और सिर्फ वहां की कंसिस्टेंसी पे फोकस करता है और नहीं करता है। तो ये हमने ऑलरेडी कल देखा हुआ है। आइए आज का अपना एजेंडा है कोरिलेशन रिग्रेशन को अच्छे से कंप्लीट करना, राइट। मेन एजेंडा वही है। अगर समय से हो जाता है और आप भी ध्यान दे पाते हो तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी थी, आप लोग जो अभी लाइव अटेंड कर रहे हो, आप लोग शाम में बीसीके का सेशन लाइव अटेंड करने वाले हो ना? यस, शाम में बीसीके का सेशन आप लाइव अटेंड करोगे ना, राइट? अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपने मॉड्यूल को साथ में रखना है, राइट। उसके लिए कुछ अलग से एज सच नोट्स नहीं दे रहा हूं, अपन फटाफट से चैप्टर 2, 3, 4 देख लेंगे। बट आपको मेरे नोट्स तो दूंगा ही मैं, बट उसको रिलेवेंस नहीं, आप मॉड्यूल रेफर करो तो भी चलेगा। मैं कुछ चार्ट्स बना के दे दूंगा यहाँ पे क्लास में, आप उनको रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आ जाइए चैप्टर नंबर 16 कोरिलेशन रिग्रेशन। आधा सिलेबस अपना हो चुका है थ्योरी का, बिकॉज आधा सिलेबस जो था ये मेनली डिपेंडेंट था सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। मोर और लेस क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस आगे यहां से नहीं आ सकते हैं। कोरिलेशन रिग्रेशन प्रोबेबिलिटी हो गया, आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इंडेक्स नंबर, चारों चैप्टर में से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते जरूर है, राइट। आज फोकस करते हैं एटलीस्ट कोरिलेशन रिग्रेशन खत्म हो जाए। समय लगता है अगर थोड़ा सा और पॉसिबल है तो हम प्रोबेबिलिटी भी खत्म कर देंगे। तो कल आपका लास्ट लेक्चर रहेगा फिर थ्योरी का, राइट, या परसों तो पक्का ही खत्म करना ही है। आइए कोरिलेशन रिग्रेशन में पहले तो ये समझना है बायवेरिएट डेटा और बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट। आपने जो पॉइंट्स लिखे होंगे उनको पढ़ने का मौका दूंगा मैं आपको, फिलहाल सामने ध्यान दीजिएगा। उनको पढ़ने का मौका आपको दूंगा बाद में, फिलहाल सामने ध्यान दीजिएगा। सो बायवेरिएट डेटा, बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा मतलब आपका डेटा जो अपन पढ़ा है अभी तक, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कलेक्शन ऑफ दैट डेटा, राइट। नाउ व्हेन आई से बायवेरिएट डेटा, द डेटा कलेक्टेड ऑन टू डिस्क्रीट वेरिएबल साइमल्टेनियसली, मतलब मैंने मार्क्स भी कलेक्ट किए, मैंने हाइट ऑफ स्टूडेंट भी कलेक्ट किया, तो हो गया बायवेरिएट, मतलब दो वेरिएबल्स है इसमें, बाय इज फॉर टू, राइट। हमने आपको याद होगा बीसीआर में रूट ऑफ वर्ड्स देखा जिसमें बाय देखा था, राइट। सो बाय इज फॉर टू, यानी कि आपने मार्क्स भी कलेक्ट किया, आपने इनकम भी कलेक्ट किया, आपने हाइट भी कलेक्ट किया, आपने वेट भी कलेक्ट किया, दो अलग अलग डेटा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कलेक्शन है बायवेरिएट डेटा का, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यहीं से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। अब कोरिलेशन रिग्रेशन आइडियली बात करता है कंपैरिजन पे, और डिस्पर्शन भी बात कर रहा था कंपैरिजन पे ही। जब हम कंसिस्टेंट एक्सेट्रा देख रहे थे ना वेरिएशन के केस में, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम वैरिएंस वगैरह से भी दिखते हैं, वैसी चीज। आइए ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस को समझते हैं। बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा यहां पे मार्क कर देता हूं, टू डिस्क्रीट साइमल्टेनियसली। तो से फॉर एग्जांपल बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अभी उसको समझिएगा। बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दो डिस्क्रीट वेरिएबल्स अपन ने देख लिया तो बायवेरिएट हो गया। सो बायवेरिएट में टू डिस्क्रीट वेरिएबल्स, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ मार्जिनल एंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कंडीशनल। आइए चेक करते हैं। मार्जिनल में लिखा हुआ है इफ वी मेक अ सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर वी टेक एग्रीगेट ऑफ ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम। तो मतलब बायवेरिएट में दो वेरिएबल्स है, बराबर, उसमें से एक मार्जिनल एक है, दूसरा मार्जिनल दूसरा है। सो सिर्फ इनकम की बात कर दो, उसका टोटल लेते हो क्या हो जाएगा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की बात करो तो उसका टोटल लेते हो क्या हो जाएगा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहां पे हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि एग्रीगेट ऑफ ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम। तो टोटल नंबर कितने मार्जिनल वेरिएशंस के, टू। मतलब क्या हो जाएगा, एक इनकम के लिए,
एंड दूसरा वाला किसके लिए, मार्क्स के लिए। तो दोनों भी चीजें यहां पे इनकम एंड मार्क्स आ जाएंगी। उसके बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कंडीशनल। कंडीशनल में क्या आता है, इफ वी मेक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर वी टेक वन वेरिएबल रिलेटेड टू क्लास इंटरवल ऑफ अनदर वेरिएबल, मतलब दूसरे के क्लास इंटरवल में से, दूसरे के वेरिएबल में से एक वेरिएबल अपन ने निकाल दिया, तो उसके हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल वेरिएबल कितने होते हैं, m प्लस n होते हैं, जितने नंबर ऑफ रोज जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। मतलब फर्स्ट जो आपका सेट ऑफ डेटा है, पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका, उसमें से एक एक वेरिएबल निकाल लो, उसको कनेक्ट करिए दूसरे इसके साथ, दूसरे के एक वेरिएबल निकालो, पहले से कनेक्ट करो। इसके लिए जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उनको ऐड कर दो, जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस है, m हो सकता है क्लास ऑफ नंबर 1, यू कैन से n हो सकता है क्लास ऑफ नंबर 2, तो ऐसे करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो टोटल नंबर आ जाता है m प्लस n, इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये पार्ट हो चुका है तो आइए जो कोरिलेशन रिग्रेशन आपने पढ़ा होगा, जहां से आपने स्टार्ट किया होगा, उस चीज पे जाता है। कोरिलेशन के अंदर में देखिए, व्हाइल स्टडीइंग टू वेरिएबल्स, हम दो वेरिएबल्स की बात करें, बाइवेरिएट डेटा पे ही कोरिलेशन रिग्रेशन होने वाला है, बिकॉज़ कोरिलेशन रिग्रेशन में कंपैरिजन होना जरूरी है। कोरिलेशन मतलब क्या, एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल एक दूसरे से कितना कोरिलेट करता है, पहला वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी इंक्रीज होगा क्या, आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपका डिस्टेंस जो है ये कम हो रहा है क्या, समय जो लग रहा है ये कम लग रहा है क्या, ये चेक करना होगा ना। तो ये रिलेटेड है आपस में, अभी डायरेक्टली भी रिलेटेड हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी रिलेटेड हो सकते हैं, ऑपोजिट भी रिलेटेड हो सकता है। और रिग्रेशन मतलब क्या, एक दूसरे से कितना रिग्रेस हो रहा है, कितना दूर जा रहा है, मतलब ये आगे बढ़ रहा है तो ये पीछे कितना बढ़ रहा है। बेसिक फंडा है रिग्रेशन और कोरिलेशन का। तो while studying two variables at the same time, एक ही समय पे simultaneously, it is found that change in one variable leads to change in another variable, maybe directly or maybe inversely. Then two variables are said to be associated or they are said to be correlated. So change in one variable leads to change in other variable. और ये चेंज हो सकता है डायरेक्टली भी, ये चेंज हो सकता है इनवर्सली भी। और ये चेंज जो भी हो रहा है ये कंपेयर कब कर रहे हैं हम, सेम टाइम पे कर, सेम टाइम पे कंपेरिजन करना है आपको, राइट। सो जैसे कि यहां पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, इंक्रीज इन स्पीड leads to decrease in time and distance, राइट। तो स्पीड बढ़ रही है, टाइम और डिस्टेंस कम हो रहा है। उसके बाद देखिएगा, अब कोरिलेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, यहां हो ही नहीं सकता है। जब कोरिलेशन है ही नहीं, मतलब क्या, देयर इज नो चेंज, एक दूसरे की वजह से चेंज है ही नहीं, मतलब पहला चेंज हो फर्क नहीं पड़ता, दूसरा चेंज हो या नहीं। जैसे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में चीजों को फर्क पड़ता है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ही मुझे बता, मार्क्स बढ़ेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, इसको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां क्या हो जाएगा, देयर इज नो कोरिलेशन। ठीक है, मैं आपको मैथ्स में जो भी पढ़ा रहा हूं उससे आपके मैथ्स के मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं, हाँ समझने आ रही है बात, बट मैथ्स में जो पढ़ा रहा हूं उससे अकाउंट्स में मार्क्स कम ज्यादा होंगे, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो दोनों में कोरिलेशन है क्या, नहीं। पॉजिटिव कोरिलेशन है क्या, मार्क्स जो मैथ्स में मिलेंगे और जो मैथ्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, हाँ क्यों, दोनों सेम डायरेक्शन है, जितना मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा चांसेस है मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो ये भी बढ़ेगा, यहां से ये भी बढ़ेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, जितना यहां कम पढ़ाई करोगे उतना वहां कम मार्क्स मिलेंगे, सर तो सेम डायरेक्शन होगा ना, हाँ बट मैं ऑपोजिट की अगर बात करूं तो स्पीड का एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, सेम, तो मतलब आपकी स्पीड बढ़ाई है, आपको समय कम लगेगा, डिस्टेंस कम लगेगा। सो पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहा है, डायरेक्ट कोरिलेशन है। नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इनवर्स कोरिलेशन है, राइट। सो ये डायरेक्ट कोरिलेशन की बात करता है और ये इनवर्स कोरिलेशन की बात करता है, और ये तो नो कोरिलेशन की बात करता है, मतलब नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड। एक बार फटाफट से इसको देख लो जो मैंने बताया है, आपकी बुक में जो लिखा वो मत देखना, सिर्फ ये देख लो एक बार। आज तो मेरे ख्याल से प्रिंट आउट सभी के पास हो गए। नंबर डन बताइए।
हाँ, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम दो ही होते हैं, बिकॉज वो आपका जो बाइवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट मतलब दो ना, तो उन दो में से एक एक जो होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल। बढ़िया, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आइएगा यहाँ पे मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। अलग अलग मेजर्स है और अलग अलग उनके पर्पसेस है कि हम क्यों यूज करते हैं। देखिए, अ मेजरमेंट और अ फॉर्मूला यूज टू रिप्रेजेंट द नेचर और डायरेक्शन एंड और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो आपको बता रहा है डायरेक्ट चल रहा है इनडायरेक्ट चल रहा है, बट कितना वो क्या बताएगा आपको, कहां से आएगा वो, मैग्नीट्यूड से पता चलेगा, वो आपको मैग्नीट्यूड से पता चलेगा। तो जब मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, ये कितना उस पर फोकस करता है, और जब नेचर या डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये साइन की फोकस कर रहा है, मतलब ये डायरेक्ट है कोरिलेशन या ये इनवर्स है कोरिलेशन। ठीक है जी, डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। अब ध्यान दीजिएगा, मेथड है और ये क्यों हेल्प करता है, किस चीज के लिए हेल्प करता है, ये दिया हुआ है। मेथड स्कैटर डायग्राम आपको यहां दिख रहा होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। ये हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, मतलब मुझे कितना कोरिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे अगर फर्क नहीं पड़ता, मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना ही नहीं है तो मैं स्कैटर डायग्राम को यूज कर सकता हूं। अगर मुझे डायग्राम भी चाहिए, मतलब आपको डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, सबसे बढ़िया है केपी यानी कि कार्ल पियर्सन। सबसे बढ़िया मेथड है कार्ल पियर्सन, सबसे बढ़िया। ये आपको डायरेक्शन भी देगा और ये आपको दे देगा स्ट्रेंथ भी। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मतलब अलग अलग वर्ड्स यूज किए हुए हैं इन लोगों ने, बस और कुछ नहीं है। तो ये आपको वैल्यू भी निकाल के देगा और डायरेक्ट है इनवर्स है ये भी बताएगा। कार्ल पियर्सन सबसे बेस्ट मेथड है। फॉर्मूला देखेंगे, फिर जहां पे क्वालिटेटिव डेटा होता है, कौन सा डेटा बेटा, क्वालिटेटिव डेटा जहां होता है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए कई बार हमें रैंकिंग दे करके कि ये सबसे सुंदर, उससे दूसरा सुंदर, उससे तीसरा सुंदर, ये सबसे यू कैन से इंटेलिजेंट, दूसरा इंटेलिजेंट, तीसरा इंटेलिजेंट, एट्रीब्यूट, तो पहला दूसरा तीसरा कंपेयर करने के लिए रैंक लगाना पड़ता है, तो एट्रीब्यूट्स में हम रैंक यूज कर लेते हैं। एंड उसके बाद एक मेथड आता है कॉन्करेंट डेविएशंस का, जो फिर अगेन डायरेक्शन के लिए प्रेफर्ड है, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है। सबसे फास्ट क्विकेस्ट मेथड ये है, बट डायरेक्शन वगैरह दोनों देता है आइडियली। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस भी आप बोल सकते हो। तो चार मेथड है, पहला कौन सा, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन रैंक मेथड एंड कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस। आइए पहली चीज को देखते हैं। ये रहा पहला चीज आपके सामने, स्कैटर डायग्राम। अगर मैं स्कैटर डायग्राम की बात करता हूं, अगर मैं स्कैटर डायग्राम की एज सच बात करता हूं, तो स्कैटर डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से चीजें बता रहा है। अब नॉर्मल सा ग्राफ है, उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन बताया गया और नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन मतलब देखो कोई भी कहां पे डॉट लगा हुआ है, कहां पे भी कैसे भी डॉट लगा हुआ है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मतलब सब देखो ऐसे ऊपर बढ़ रहे हैं, एक डॉट दूसरा डॉट भी ऊपर। एकदम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बोलूं, सब नीचे आ रहे हैं। वीक पॉजिटिव मतलब थोड़े से फैले हुए हैं, मतलब एक से दूसरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क वाली लाइन है, कोई यहां है तो कोई यहां, ज्यादा फर्क नहीं, पर फर्क पड़ रहा है। नेगेटिव में सिर्फ उल्टा फर्क पड़ेगा। और मॉडरेट नेगेटिव या मॉडरेट पॉजिटिव में देखिए ये वीक से थोड़े से स्ट्रांग है और एकदम स्ट्रांग से थोड़े से वीक, बस उतनी चीज है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। ज्यादा इसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में कभी इसको पूछा नहीं गया है, बस आपको समझाने के लिए इसको दिया गया है। एक्चुअल एग्जाम में टेस्टिंग किया जाता है मेनली कार्ल पियर्सन के आगे से, मतलब यहां से स्टार्ट होता है। पहली चीज कार्ल पियर्सन फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा, फटाफट से सब फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं दे दूंगा समय जहां पे आप इसको देख भी सकते हो या आपके फॉर्मूलास को भी आप चेक कर सकते हो, आपके शॉर्टकट्स भी आप चेक कर सकते हो। फॉर्मूला पता होना यहां से लेकर के आगे के चैप्टर्स में भी जरूरी है, जैसे पहले था। याद होना नहीं बोल रहा मैं, पता होना, क्योंकि आप अकॉर्डिंगली एग्जाम में अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थ्योरी पूछा गया है तो आपको बताते हैं आना चाहिए, उस केस में आपको बताते हैं आना चाहिए। सो पहली चीज कार्ल पियर्सन के अंदर में बात होती वेरिएशन की नहीं, कोवेरिएंस की या कोवेरिएंस की। रेशियो लेना है कोवेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल्स टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू वेरिएबल्स, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये जो आर है ना, आर को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन का कोएफिशिएंट। सर इस चैप्टर में हमने भी फॉर्मूला ही यूज किया, अच्छा शॉर्टकट्स नहीं यूज किया ना यहाँ पे, फिर तो बढ़िया है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है।
आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब प्रैक्टिकल देखेंगे मैं आपको थोड़े से शॉर्टकट इसमें भी बता दूंगा, तो आप चाहो तो यूज कर सकते हो प्रैक्टिकली, राइट। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है जिनका कोरिलेशन निकालना है, एक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन, वाई का स्टैंडर्ड डिवीजन, दोनों का कोवेरियंस निकालना है। अब सर कोवेरियंस कैसे निकालना है, उसका भी फॉर्मूला है, आएंगे उस पर। ये आपको देगा आर ऑफ एक्स वाई। व्हाट इज आर? आर इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो हमें बताता है कि कोरिलेशन कितना हुआ है, मेजर करके देता है, ठीक है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, कोवेरियंस लीजिए अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ये प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से और ये कोवेरियंस है। अब कोवेरियंस कैसे निकालना है? कोवेरियंस आप निकाल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही लगभग थोड़ा सा पार्ट आप पकड़ सकते हो, निकाला हुआ डेविएशंस लिए हुए हैं। तो डेविएशंस ऑफ एक्स फ्रॉम द मीन ऑफ एक्स, डेविएशंस ऑफ वाई फ्रॉम द मीन ऑफ वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसका सम लीजिए और डिवाइडेड बाय एन करिए, या फिर समेशन ऑफ एक्स और एक्स इंटू वाई करिए, डिवाइड बाय एन करिए, माइनस दोनों के मीन का प्रोडक्ट लीजिए। तो ये आपको पता होगा, देखो आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है और आप याद करना चाहते हो या आपको करना पड़ रहा है, तो मैं उसके लिए यहां समय नहीं दे रहा हूं, आप मार्क कर लीजिए मेरे सामने ही, और आप बाद में आपका क्लास होने के बाद उसको आप देख सकते हो। लर्न करने की जरूरत है, उसको यूज कर लो थोड़ा सा तो याद हो ही जाएगा, राइट। आगे बढ़ता हूं मैं, स्टैंडर्ड डिवीजन का भी फॉर्मूला यहां मैंने डाल रखा है, बिकॉज यहां पे स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने की जरूरत आपको पड़ रही है। सो वो तो अपन ने देखा ही हुआ है कि आपने डिफरेंस लेना है, उसका स्क्वायर लेना है, उसका नेगेटिवनेस निकालने के लिए उसका सम लेना है, डिवाइड बाय एन करना है, फिर स्क्वायर रूट लेना है स्क्वायर की चीज निकालने के लिए। आइए प्रॉपर्टीज, स्टैंडर्ड डिवीजन का और एक फॉर्मूला यहां दिया हुआ है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट लेना है। आइए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में पहली चीज समझना, ये यूनिट फ्री है। कोरिलेशन आपको ये नहीं बताता इतने सेंटीमीटर, इतने किलोग्राम, राइट, ये नॉर्मल नंबर में आ जाएगा, यूनिट फ्री है। ये -1 से +1, -1 मतलब एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, +1 मतलब एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, और 0 मतलब देयर इज नो कोरिलेशन। तो इसके बीच में वीक या मॉडरेट ये चीजें चलने वाली है। उसके बाद चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन से तो फर्क नहीं पड़ता, यानी कि कौन सा प्लस और माइनस वाला, फर्क ही नहीं पड़ता। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, नो इंपैक्ट ऑन वैल्यू बट चेंज इन स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंस एंड देन आर विल चेंज। तो दोनों भी, पहला वाला मल्टीप्लाई किया चले, दूसरा वाला डिवाइड किया चले, एक प्लस में जाए एक माइनस में जाए, तो फर्क पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है। बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, आपके सिलेबस में दोनों में फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसे ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एक बार फटाफट से कार्ल पियर्सन को देख लो, गो फॉर इट फास्ट। डन डाल दो जल्दी। लेट्स गो। ईशा मार्किंग कर ली क्या आपने तीनों चैप्टर की? आइए स्पीयरमैन रैंक पे आते हैं, ध्यान देना, फटाफट से समझते हैं। पहले समझने पे ध्यान दो, मतलब रिकॉल करने पे एक बार देखने का मौका तो दूंगा ही। कब अप्लाई करते हैं? जब हमारा लेवल ऑफ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू जजेस एज फार एज दे आर कंसर्निंग द क्वालिटेटिव डेटा, मतलब मैं ये जज कर रहा हूं कि हाईएस्ट मार्क्स, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, ये तो क्वांटिटेटिव हो गया ना, तो ये तो नंबर है मेरे पास,
बट जब मुझे जज करना होता है कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल, लेस देन दैट, लेस देन दैट, लेस देन दैट, मोस्ट सेफ, लेस देन दैट, लेस देन दैट, लेस, मतलब जहां एट्रीब्यूट है, जहां क्वालिटेटिव है, वहां ये यूज होने वाला है, बाकी जगह पे तो ये यूज नहीं होगा। तो क्वालिटेटिव के लिए ये यूज होने वाला है। फॉर्मूला क्या है ये देखिए, आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, आर इज फॉर रैंक, इट इज 1 माइनस 6 summation of d square upon n into n square minus 1, d stands for difference of the ranks, right? अब उसमें देखिएगा अगर टाई हो जाता है, आई डोंट नो आपने न्यूमेरिकल किया है या नहीं, जहां टाई हो सकता है, अगर टाई होता है तो आप टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12 ऐसा यूज कर सकते हो, जहां टी इज फॉर टाई, और आपने ये सम करते जाना है सभी टाई का। तो ये एक टाई के लिए है, फिर दूसरा टाई, फिर तीसरा टाई, फिर चौथा टाई, जितने भी टाई है सबके लिए होगा, राइट? अगर टाई होता है तो उसके लिए डायरेक्ट भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट जो आप यहां से निकाल रहे हो अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। हो सकता है आपने दूसरा फॉर्मूला से पढ़ा होगा, आप फटाफट से एक बार देख लीजिए स्पीयरमैन रैंक्स फॉर्मूला, जो भी आपने पढ़ा है वो देख लीजिए। जो भी आपने पढ़ा होगा जल्दी देख लो, डी डाल देना चैट बॉक्स में, लगे तुरंत आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से यही फॉर्मूलाज पढ़े हुए ऐसा लग रहा है आपको देख के मिले। सही बोल रहा हूं ना? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस, कोरिलेशन का लास्ट मेथड 4 था ना, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, उसके बाद स्पीयरमैन रैंक और उसके बाद कॉन्करेंट डेविएशंस। कॉन्करेंट डेविएशंस यूज कब होता है हमने ये भी देखा है आइडियली, तो आइए यहां पे भी समझ लेते हैं फटाफट से। सिंपल मेथड है, कैजुअल मेथड है, सिंपल रहना इसकी खासियत है। कोरिलेशन व्हेन वी आर नॉट सीरियस अबाउट द मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये है क्या कि मैग्नीट्यूड ये फाइंड आउट नहीं करेगा, नहीं नहीं फाइंड आउट करेगा बट एक्यूरेसी के साथ नहीं आंसर देगा। तो अगर मैग्नीट्यूड चाहिए कार्ल पियर्सन, अगर डायरेक्शन में फोकस करना है मैग्नीट्यूड आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, ये यूज करिए। स्टेप्स क्या होता है इसमें, दिस मेथड इन्वॉल्व्स इन अटैचिंग अ पॉजिटिव साइन फॉर एक्स वैल्यू एक्सेप्ट द फर्स्ट। तो पहला स्टार्ट करेंगे, उसमें अगर कुछ नंबर बढ़ रहा है तो ऐड करते जाएंगे, नंबर जहां कम हो रहा है माइनस करेंगे, फिर नंबर ऑफ एडिशन और जो नंबर ऑफ माइनस है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के हिसाब से हमें साइन के पैर बनाने हैं। तो साइन मैच हो रहा है तो पैर बन जाएगा कॉन्करेंट डेविएशन, कॉन्करेंट मतलब साथ में मैच होना। फिर यहाँ पे क्या करोगे, आर सी मतलब कोएफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन इज प्लस और माइनस अंडर रूट प्लस और माइनस 2c माइनस m अपॉन m। m है टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस, टोटल कितने हैं, राइट, और c है कितने कॉन्करेंट है। इफ इट इज 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अंडर द ऑब्जर्वेशन, सो m इज इक्वल टू आइडियली n माइनस 1, c इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस, और ये भी -1 से 1 के बीच में होगा। एक बार फटाफट से देख लो जल्दी जल्दी, डन मत बताना, मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर आगे बढ़ता हूं, मेरे ख्याल से उतने में हो जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आसान था। आइए रिग्रेशन पे आते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा, फटाफट से अपन थ्योरी पॉइंटर्स पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, रिग्रेशन एनालिसिस किस चीज के लिए हेल्प करता है, रिग्रेशन एनालिसिस इज नथिंग बट एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स कहां से आ जाता है, ये आ जाता है कोरिलेशन से, उसी से आपको समझता है कि ये कितना कोरिलेट कर सकते हैं, और वहां से आप प्रेडिक्ट करते हैं। predict another value based on the correlation of two values, right? तो मुझे पता है कि सेल्स और
मतलब से नंबर ऑफ मंथ्स एंड सेल्स, इन दोनों का रिलेशन है, जैसे महीने आगे बढ़ रहे हैं वैसे सेल्स होते जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे सेल्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं, फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं बेस्ड अपॉन द रिलेशन दीज टू पीपल हैव, राइट। अब इसमें दो तरीके की चीज हो सकती है, आप y को एस्टिमेट कर सकते हो या आप x को भी एस्टिमेट कर सकते हो, दोनों चीजें हो सकती है। अगर आप एस्टिमेट कर रहे हो y को, एस्टिमेशन ऑफ y निकाल रहे हो जब y डिपेंडेंट है x के ऊपर, या फिर x निकालिए जब x डिपेंडेंट है y के ऊपर, दो चीजें हैं, राइट, दो चीजें हैं। तो यहां पे इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन इज अ टूल बेसिकली जो हमने ही बनाया हुआ है कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करके, जो हमें हेल्प करता है ये समझने के लिए कि रिग्रेशन कितना हो रहा है और हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो यहां पे देखिएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होता है इसको हम बी वाई एक्स मतलब बी इज फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज डिपेंडेंट ऑन x। और अगर आप यहां देखोगे यहां बी एक्स वाई आ जाएगा, मतलब बी इज कोरिलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट जहां पे आप x का रिग्रेशन निकाल रहे हो बेस्ड अपॉन y व्हेन इट इज डिपेंडेंट अपॉन y, इसको हम रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं। तो y के केस में देखिएगा क्या है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, मतलब ये आ गया आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट इनटू x माइनस एक्स बार। तो ये बी वाई एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, तब जाके आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा, राइट। x बार एंड y बार आर मीन्स ऑफ x एंड y सीरीज। और x निकालना तो अलग है, आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट को y माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करिए और आपको मिल जाएगा x माइनस एक्स बार, एज सिंपल एज दैट। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझते हैं, थोड़ा सा हेल्प करेगा बहुत सारी चीजों के लिए, थोड़ा सा समझते हैं। व्हेन लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, लीनियर मतलब क्या है, या तो +1 है या तो -1 है, या तो परफेक्ट पॉजिटिव है या तो परफेक्ट नेगेटिव है। अगर ऐसा होता है तो लीनियर इक्वेशन सो अराइव्स कैन बी यूज्ड बोथ वेज फॉर y on x एंड x on y। इट मींस रिग्रेशन लाइंस आर आइडेंटिकल, मतलब जो रिग्रेशन इक्वेशन मुझे हेल्प करता है y की वैल्यू निकालने में जो x के ऊपर डिपेंडेंट है, सेम चीज हेल्प करेगा x की वैल्यू निकालने में जो y के ऊपर डिपेंडेंट है। When no linear relationship exists between two variables, in this case we need to estimate regression lines with the help of method of least squares method। ये बहुत फेमस मेथड है, बहुत जगह यूज होता है, इंटरमीडिएट में भी कॉस्टिंग सब्जेक्ट में यूज होने वाला है। तो डिराइव रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x या फिर x on y, तो यहां पे क्या लेना है, यहां पे देखिए y निकालना तो वर्टिकल डिस्टेंस, यूजुअली जब हमारा चार्ट ड्रॉ करते ग्राफ यहां पे, तो ये y होता है ये x होता है, तो x के लिए हम यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, y के लिए हम वर्टिकल डिस्टेंस यूज कर रहे हैं स्कैटर डायग्राम के हिसाब से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद सर मुझे वो रीड करना था, रुकिए ना जरा मेरे लिए, रुक जाओ, ये भी समझ लो, दोनों साथ में रीड कर लेना। रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा है, अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट को आइडियली हम डिजाइन करते हैं एज कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स अपॉन वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इफ यू रिमेंबर हमने कोवेरियंस के अंदर में क्या देखा था, कोवेरियंस अपॉन सिग्मा, यहां कोवेरियंस अपॉन वेरियंस है, राइट। तो कोवेरियंस अपॉन सिग्मा स्क्वायर बोल सकता हूं क्या, हाँ, मतलब सिग्मा स्क्वायर इज वेरियंस। तो अगर x ऑन y और y ऑन x निकालना तो y ऑन x में लिए बी वाई एक्स निकालेंगे, x ऑन y के लिए बी एक्स वाई निकालेंगे। तो यहां पे आप r को यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो सिग्मा ऑफ y के साथ डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ x के साथ, यहां पे इसका उल्टा, मतलब यहां पे देखिएगा ये जो r है ना, r को कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहा गया है। और अगर y ऑन x है तो ये देखिए y x के ऊपर, ये x ऑन y है तो ये देखिए x y के ऊपर। अब आप ये दोनों भी चीजें साथ में देखिए,
हाँ जी। गायब लोग बताओ सर, नीचे कॉर्नर में जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग बताइए। ये कुपचे की बात कर रहे हो ना? यहां इस कुपचे में लिखा हुआ है, इस कॉर्नर में लिखा हुआ है आर इज यूज्ड एज कार्ल पियर्सन। मैंने आपको वही बताया, जो आर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज करना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो चार तरीके का है। स्कैटर में से भी आ सकता है, स्कैटर में तो नहीं आता है बट आ भी सकता है। कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन रैंक और कोरिलेशन, कौन सा, कॉन्करेंट डेविएशंस। तो हमें जो यूज करना है यहाँ पे रिग्रेशन के लिए वो कार्ल पियर्सन वाला, ये यहां लिखा। यस सार्थक जी, क्लियर है? चलो आ जाओ, रिग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज जल्दी से समझते हैं, बाद में आप देखो। रिग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें आपने रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन एंड कोएफिशिएंट पढ़ा हुआ है, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं बेहतरीन तरीके से, वो है ये। मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूं। पहले रिलेशन बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। रिलेशन क्या है देखिएगा, ये देखो, ये जो है कोरिलेशन है क्या? नहीं, रिग्रेशन है। ये जो है कोरिलेशन है क्या? रिग्रेशन है। बट ये क्या है? कोरिलेशन। तो कोरिलेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी रिग्रेशन लाइंस का रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अगर वो प्लस, ये दोनों प्लस में है तो वो भी प्लस में आएगा, अगर ये दोनों माइनस में है तो वो भी माइनस में आएगा। मतलब डायरेक्शन सेम मेंटेन है, वो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वैल्यू कैसे आएंगी? आप दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, y ऑन x और x ऑन y, और उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। वो आपको क्या देगा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे देगा। क्या दे देगा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे देगा ना। यही एक चीज थी जो यहां इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें यहां चेंज इन स्केल, चेंज इन, अभी चेंज इन ओरिजिन से तो ये फर्क ही नहीं पड़ता। चेंज इन स्केल से कुछ हद तक वो यहां दिया हुआ है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने ऐसे ही डाल दिया था, जो काफी समय से पढ़ाई है, तो आप देखना चाहो तो बाद में देख लेना, बट ऐसा फिलहाल कुछ ऐसा खास है नहीं। हाँ, उसके बाद इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ गया है। थ्योरी भी आया है, प्रैक्टिकल भी आया हुआ है। तो आई गेस प्रैक्टिकल तो आपने किया ही होगा, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। डिटरमाइन क्या करना है? डिटरमाइन ये करना है कि मेरा जो डेटा है, जिस डेटा का बेसिस पे मैं वेरिएबल्स निकाल रहा हूं, जो वेरिएबल्स के बेसिस पे मैं रिलाय करके इंफॉर्मेशन निकालने वाला हूं, जिस कोरिलेशन के बेसिस पे मैं आगे बढ़ने वाला हूं, मुझे ये समझना जरूरी है कि क्या वो कोरिलेशन एक्चुअल में सही है, मेरा डेटा मुझे कोरिलेशन दे पा रहा है या नहीं, ये मैं यहां निकालने वाला हूं। तो अगर फॉर एग्जांपल बात करें कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की, आर स्क्वायर इट स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एज सिंपल एज दैट। इंटरप्रिटेशन क्या है इसका? इसका इंटरप्रिटेशन है परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू वेरिएशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या? एक्स, एक्स के ऊपर वाई डिपेंडेंट है, तो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, एक्स इंडिपेंडेंट बन गया इस केस में। तो वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो आपको ये समझना है कि जो आपने कोरिलेशन निकाला ना, इसमें डिफरेंस कितना है, वेरिएशन कितना है, उसके लिए आपको आर स्क्वायर काम आता है। यहां पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपका आर है 0.8 तो आर स्क्वायर का 0.64। इट मींस 64% of variation in x is due to variation in y and remaining 36% is due to other factors. It shows reliability of correlation coefficient. मतलब x में जो डिफरेंस आ रहा है या x में जो वेरिएशन आ रहा है वो 64% इस y के कारण है। मतलब ये y के ऊपर जो x डिपेंडेंट है ना, कितना डिपेंडेंट है? 64% डिपेंडेंट है। ये मैंने डिटरमाइन किया है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन क्या है? 1 माइनस आर स्क्वायर, मतलब अदर फैक्टर निकालने के लिए। तो 36% निकाले, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन है, और 64% कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है। इज द कांसेप्ट क्लियर? कैन आई गेट अ यस इन द चैट बॉक्स? इज द कांसेप्ट क्लियर? यस। अभी कुलकर्णी, अभी मैं कुलकर्णी हूं, बाद में का मुझे पता नहीं, ऐसा ही मतलब हुआ ना? हाँ, अच्छा वो अभिषेक था क्या? मुझे लगा अभी मैं कुलकर्णी हूं, शाम में ज्वाइन करूंगा तो पता नहीं। हाँ, प्रोबेबल एरर की बात करते हैं। प्रोबेबल एरर जो होता है, बहुत सिंपल सा फंडा है प्रोबेबल का एरर। मतलब जो भी आप कैलकुलेट करो उसमें एरर होने के चांस कितने हैं। अब इसमें 2-3 प्रकार है। प्रोबेबल एरर है, स्टैंडर्ड एरर है। प्रोबेबल एरर इज 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। मतलब स्टैंडर्ड एरर जितना भी उसका 75% है प्रोबेबल एरर, राइट? 75 मतलब 66% पकड़िए, चलिए 2/3 मान लीजिए।
सो स्टैंडर्ड एरर क्या है? स्टैंडर्ड एरर 1 माइनस आर स्क्वायर, तो नॉन डिटर्मिनेशन का होगा, उसको डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ एन से। इसका यूज क्या है? रिलायबिलिटी समझने के लिए। अब टेस्ट क्या है? टेस्ट मीन है अगर आर जो है आपका यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये लेस देन प्रोबेबल एरर है, लेस देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर है वो आइडिया, तो आर इज इनसिग्निफिकेंट एंड इट इज नॉट रिलायबल। अगर आर ज्यादा है 6 टाइम्स ऑफ पीई से तो इट इज सिग्निफिकेंट एंड एविडेंस है कि कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पूरे 6 बार मुझे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबल एरर को। प्रोबेबल एरर कैसे आएगा? 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर को कितना कम इंपॉर्टेंस दिया गया देखिए, मतलब आपको 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर और प्रोबेबल एरर 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर, ये सब करने के बाद आपको समझेगा कि एग्जैक्टली आपका डेटा कितना रिलायबल है। ये आखिरी चीज जो आपको देखनी है। आइए इसके बाद थ्योरी पे जाएंगे। रिकॉल कर पा रहे हो कि ये सब आपने पढ़ा हुआ है, कुछ भी चीज आप न्यू नहीं पढ़ रहे हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है रिकॉल नहीं कर पा रहे तो प्लीज मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद आप उसको आज क्लास होने के बाद एक बार चेक कर सकते हो। सर हमने पीई का फॉर्मूला 0.6745 अंडर रूट किया था। हाँ हाँ, अरे सेम ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। सार्थक जो आपने पढ़ा आप वैसे ही पढ़ी, एक ही चीज है दोनों भी, बस लिखने का तरीका अलग अलग है और कुछ नहीं है। तो एक ही चीज है, आप आपके हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए तो मैं आपको बीच में थोड़ा सा समय दे रहा हूं ना कि आप आपके हिसाब से क्या लिख चुके हो उस चीज को देख लो, बिकॉज अल्टीमेटली आपको जो याद है उसी चीज को आपने कंटिन्यू करना है। आगे बढ़े, शुड वी स्टार्ट विथ थ्योरी पार्ट। अगर आपका यहां तक हो चुका है तो मैं यहां थ्योरी ओपन करता हूं। थ्योरी के पहले 5-6 पॉइंट आप रीड कर सकते हो। अगर आपको आपका खुद का बुक या खुद के नोट्स जो होंगे उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखे होंगे तो आप उसको पहले देख लो, राइट। अगर आप इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग में देखने वाले हैं शायद, तो आप यहाँ पॉज कर लेना। अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है तो आप देख करके बाद में वापस से इस चीज पे आ सकते हो। जिनको नहीं देखना है, जिन्होंने देख लिया ऑलरेडी जो भी पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं ये जो 2-2.5 पेज है इसकी शुरुआती के कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ ओपन करके रख रहा हूँ। आपके पास तो ओपन हो गई पहले 9 पॉइंट्स, आपके पास 2-3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, वो चीज देख के आनी है, देख के आ जाओ, यहाँ फिर ये देख लो, राइट। सार्थक जी पूछ रहे हैं सर वेटेज कितना है इस चैप्टर का। आप चैप्टर का वेटेज पूछ रहे हो, थ्योरी का वेटेज पूछ रहे हो? मुझे लगता है आप थ्योरी का वेटेज पूछ रहे हो सार्थक, राइट। बताइएगा जरा। हाँ अच्छा सुनो ना, 2 मिनट सामने ध्यान दो, सभी लोग 2 मिनट सामने ध्यान दो। मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बताता हूं, बेसिक सा फंडा आपको बताता हूं, आपको ये चीज पल्ले पड़ जाएगी। मैं आपको बेसिक सा फंडा बता रहा हूं, एकदम एकदम बेसिक। बेसिक फंडा ये है, ध्यान देना, बेसिक फंडा ये है मैथ्स LR स्टैट्स, राइट। तो 40 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, 40 मार्क्स है। ये मैथ्स है, ये LR है, ये स्टैट्स है। यहां तो थ्योरी आ नहीं सकता। ये पूरा 100 मार्क्स जो है, पूरे 100 मार्क्स में से आप पकड़ के चलिए मैक्सिमम 10 मार्क्स का थ्योरी आता है। मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम 5-6 का भी आ सकता है, 5 से 10 के बीच में कहीं भी आता है।
इट इज ऑब्जर्व ऑफन दैट ये जो 10 मार्क का थियरी है ये सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स में से ही आ रहा है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ट्विस्ट एज फार एज मैथ्स पार्ट इज कंसर्न। तो उनको कमी नहीं है मैथ्स में कुछ पूछने की, स्टैट्स में थोड़ी सी कमी पड़ सकती है। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है ये मैक्सिमम स्टैट्स से ही आता है। अब पकड़ के चलते हैं कि 10 मार्क का थ्योरी आने वाला है, तो आप 1 और 2 मार्क्स यहां रिजर्व रखिए। इसके लिए थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, जो भी आपने पढ़ा होगा सेट में पढ़ा होगा या इक्वेशंस में कुछ देखा होगा या आपको जो चीज ऑलरेडी आ रही है वही चीज आपको डाल करके पूछी जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जो 8 से 9 मार्क्स है ना, ये यहां से डायरेक्ट आ सकता है। अब इसमें भी आप ऐसा डिफाइन कर लीजिए, यहां पे एक कैटेगरी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, और फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेक्स नंबर। अब यहां पे ऐसा है कि अगर मैं बोलता हूं 9 मार्क्स है ना टोटल स्टैट्स के थ्योरी के लिए, 9 मार्क्स पकड़ के चलिए या 8 भी पकड़ के चलिए, उसमें से 3 to 4 मार्क्स तो यहीं से आते हैं। 3 to 4 मार्क्स आप पकड़ के चलिए यहीं से आता है। बचे हुए 3 से 4 मार्क में 2 मार्क एक यहां पकड़ के चलिए, 2 से 3 मार्क यहां पकड़ के चलिए, 2 to 3 मार्क्स इन बोथ दी केसेस। ये थ्योरी का वेटेज है। तो वेटेज देखा जाए ना तो आपको मेनली इसी चैप्टर का है, मतलब 10 में से 4 मार्क यहीं से 40%, बचा हुआ 60% इन दोनों को मिला के, तो 30-30% आप पकड़ के चलिए। मतलब कोरिलेशन रिग्रेशन में से एक हाथ क्वेश्चन आया तो आएगा, बट ऐसा जरूर पकड़ के चलना। मैं आपको बता दूं, मैं मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ ये चीज आपको बोल रहा हूं, सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं अगर जितने भी सीए फाउंडेशन के मैथ्स के टीचर से कनेक्टेड हूं, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स के साथ में कनेक्टेड हूं, सभी का यही मानना है कि एग्जाम में सीए फाउंडेशन के जो बच्चा फेल होते होते बच जाता है वो थ्योरी की वजह से बच जाता है मैथ्स में। तो ये थ्योरी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आप 39 पे तो 40 आने के लिए, अगर आप 59-60 पे तो उसके 1 मार्क आगे बढ़ने के लिए, एंड दैट इज द रीजन अपन उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एज सच उसका कुछ मतलब नहीं है। क्लियर है सार्थक जी आपको भी, बाकी लोगों को भी? चलिए ऑन टू योर जॉब, गो फॉर इट फास्ट। मैंने सार्थक के लिए इतना बोला, उसने मुझे हाँ भी नहीं बोला कि मुझे समझा नहीं समझा, गलत बात। अरे मजाक कर रहा हूं, चलो बढ़िया है। लिख लो बोल रहा हूं, देख लो एक बार फटाफट से। आपके मेन फॉर्मूला जो होंगे उनको देख लो, जो आपने लिखे होंगे पहले। सर वो प्रोबेबल एरर वाले में हम कौन सा भी यूज कर सकते हैं, आर? हाँ हाँ, मतलब देखो, अब आप अगर स्पीयरमैन रैंक यूज करो तो स्पीयरमैन रैंक से आपने जो आर निकाला हुआ है उसमें एरर की प्रोबेबिलिटी क्या है ये निकालना है। तो जो भी आर यूज करोगे उसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा प्रोबेबल एरर आपका। आई होप दिस सॉल्व्स योर प्रॉब्लम। लास्ट 2 मिनट्स, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, थ्योरी को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आज अच्छा समय लग गया पूरा समरी रिवाइज करते करते हैं, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। चलिए बढ़िया है, अच्छे से रिवाइज होगा मुझे लगता है फॉर्मूला वाला पार्ट या कंसेप्चुअल पार्ट।
करिए स्टार्ट। डन। कल कौन सा टेस्ट है? अरे बीसीआर का ही टेस्ट है क्या कल? मतलब मुझे ऐसा खुशी का मौका देने वाले हो ना कल? नहीं, या रो देना है मुझे? खुशी से रोना है, कॉम्बो। चल क्विकली आगे बढ़ते हैं, राइट। 7 to 8 वाले सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। पहले 9 पॉइंट्स देख लेते हैं। मोर और लेस जो भी हमने देखा हुआ है ना वही चीजें हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा फटाफट हो जाएगा। आज काफी डिटेल में हमने चीजें देखी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ कुछ मार्किंग कर लूंगा, आप बाद में मार्क कर सकते हो आपके यहाँ पे, आप साथ में करना चाहो तो आपकी इच्छा। कोरिलेशन इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। मिनिमम टू वेरिएबल्स चाहिए। इफ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर in such a way that change in one creates a corresponding change in another, then variables are said to be correlated। और ये जो चेंज दूसरे में लाता है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कोरिलेशन एनालिसिस में हमें क्या करना है, एक स्टैट्स का टेक्निक है दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन। सर डिग्री का मतलब आप वैल्यू बोल रहे थे, वही है ना? हाँ, ये डिग्री का मतलब है वैल्यू या क्वांटिटी आप बोल सकते हो बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। हाँ, ये चेंज जो यहां पे हमने दो चीजें देखी, यहां हमने देखा डायरेक्ट या फिर हमने देखा इनवर्स। डायरेक्ट या फिर इनवर्स। हाँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ चेंज, कोरिलेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव। इफ बोथ द वेरिएबल्स वेरी इन द सेम डायरेक्शन तो ये हो जाता है पॉजिटिव। इफ बोथ द वेरिएबल्स वेरी इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो ये हो जाता है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव मतलब ऑपोजिट हो गया और सेम मतलब पॉजिटिव हो गया। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सर आप थोड़ा सा ना फास्ट जा रहे हो, मैं मार्क कैसे करूं? मुझे सब पॉइंट्स कंप्लीट करने दो, आपके सामने स्क्रीन पे दिखा दूंगा, 2 मिनट के लिए आप मार्क कर लेना। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 10 है तो 10 टाइप तक के कोरिलेशन हो सकते हैं। तो सिंपल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हाँ ठीक है, ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसके ऊपर एक आध बार थ्योरी पूछा गया। क्वेश्चन 1990s में इसके ऊपर थ्योरी पूछा गया है। मैंने सभी जो पॉइंटर्स डाले ना इस थ्योरी वाले नोट्स में आपके, ये 1990 से, जब से पहले से ये फाउंडेशन आया था, 1993 या 4 की बात है, तब से लेकर के सब थ्योरी क्वेश्चन डाल दिए हैं। सो इफ वन ओनली two variables are under the study, it is said to be simple। और if 3 or more than 3 are there, 3 या more than 3 तो ये हो जाता है मल्टीपल। ठीक है, 3 या more than 3। आइए उसके बाद एक और चीज है, वो न्यू चीज जो है वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर डिपेंड करता है रेशियो ऑफ चेंज के ऊपर, कितना कंसिस्टेंसी चेंज हो रहा है। तो लीनियर जो होता है, अमाउंट ऑफ चेंज बेयर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन अनदर। हर बार इसमें एक एक डिजिट आगे बढ़ रहा है, हर बार उसमें भी एक एक डिजिट आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, जो भी होगा। नॉन लीनियर मतलब क्या? हर बार अलग अलग, डज नॉट बियर अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चेंज इन अदर वेरिएबल। ये कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर है। मतलब क्या? कांस्टेंट रेशियो नहीं है, हर बार जो इंक्रीमेंट हो रहा है अलग अलग इंक्रीमेंट हो रहा है। कभी भी ऐसा नहीं है कि जो भी इंक्रीमेंट है सेम इंक्रीमेंट है। आज 10% हुआ, कल 20 होगा, परसों 30 भी हो जाएगा। मार्क करना है, मार्क कर लो फटाफट। अगले 5-6 पॉइंट्स दिखाता हूं उसके बाद।
चलिए अगले पॉइंट्स देखते हैं। ये 10 से लेकर के आप पकड़ के चलिए 18 तक। आपके पास 2 मिनट है, गो थ्रू करना है, प्रॉपर रीड नहीं करना है, सिर्फ देखो किस किस बारे में पॉइंट्स है, हम डिस्कस करेंगे। अरे सिद्धि नहीं है क्या आज? बोलना जरा, उसे मैं याद कर रहा था, कहां दिख तो नहीं रही आज। श्रुति ने भी लेक्चर लीव कर दिया शायद, महेश ने आज भी ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा हाँ, श्रुति है यहीं पे। अच्छा, इंटेलेक्ट सीए नाम से आपने ज्वाइन किया ना, तो मैं समझ नहीं पाया। ओके, इज इट डन? ऑफिस में ही रहोगे ना महेश आप तो? चलिए, इट्स टाइम टू डिस्कस दिस एंड देन यू कैन नोट इट डाउन। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, मेथड्स में कितने हैं? कार्ल पियर्सन है, स्पीयरमैन रैंक है, कॉन्करेंट डेविएशन है और स्कैटर्ड डायग्राम है। राइट, आर जो है ये कोएफिशिएंट है कोरिलेशन का, बी एक्स और बी वाई एक्स रिग्रेशन का है। ठीक है, ये प्योर नंबर है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, इसका कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। क्या आर ज्योमेट्रिक मीन है बोथ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट का? हमने पढ़ा है ना इसको। हाँ, कैसे ज्योमेट्रिक मीन है हमने देखा है ना, आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ज्योमेट्रिक मीन इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसा ही है। अजम्पशन क्या है कार्ल पियर्सन के लिए? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं। अजम्पशंस क्या है? लीनियर रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, जैसे पहला वाला बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में आगे वाला बढ़ेगा या कम होगा, तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट इजीली मिलता है। देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर यहां समझो ऐसा होता है ना कई बार कि आपको कुछ होता है तो और किसी इंसान को उसका फर्क पड़ रहा है, मतलब मारा किसी को जा रहा है, आंसू किसी के निकल रहे हैं, बोलते हैं ना, वैसी चीज है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब यहां पे चेंज हो रहा है, इसका चेंज आपको यहां पे भी दिखाई देगा, एक्स का वाई में भी। ठीक है, टू वेरिएबल्स आर अफेक्टेड बाय ग्रेट एक्सटेंट, बाय लार्ज एक्सटेंट, बाय लार्ज नंबर, सो दैट दे फॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कार्ल पियर्सन के रिलेशन से जो दो वेरिएबल बनते हैं ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करते हैं। अगर मैं स्पीयरमैन की बात करता हूं, स्पीयरमैन के अंदर में देखिएगा, स्पीयरमैन इज बेस्ड ऑन रैंक्स एंड नॉट ऑन द ओरिजिनल डेटा। जो रैंक आपने डेटा के ऊपर निकाले हुए हैं, रैंक्स फॉर्म्ड यूजिंग डेटा। तो आप डेटा पे काम कर रहे हो क्या? नहीं, आप रैंक्स पे काम कर रहे हो। रैंक्स को डेटा से ही निकाला गया, दोनों का कुछ संबंध नहीं है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड एंड समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज नॉन पैरामेट्रिक मेथड। मतलब कोई फॉर्मूला नहीं, कोई वैल्यू नहीं है सच, जो भी है क्या है वो चीज जो भी है रैंक है। बिकॉज नो assumptions are made about the population from which sample is drawn. Interpretation of rank correlation is same as Karl Pearson. Rank correlation coefficient method is most suitable for qualitative data. ठीक है, दिस मेथड इज नॉट बेटर देन कार्ल पियर्सन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रैंक ओनली, नॉट ऑन ओरिजिनल डेटा। आप जो भी मेथड है वो डेटा के हिसाब से अगर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, तो ये कार्ल पियर्सन ही है। कॉन्करेंट डेविएशंस मेथड इज सिंपल टू कैलकुलेट, ये सिंपल है। अच्छा, कॉन्करेंट पे बाद में जाते हैं, ये इतना वाला एक बार देख लो। चलिए, कॉन्करेंट पे बाद में आते हैं। मार्क करना है मार्क कर लो, लिखना है लिख लो, देखना है कुछ देख लो, आगे बढ़ेंगे तुरंत से। आपके पास फाइल है तो आप आगे बढ़ सकते हो।
जल्दी जल्दी करो, चलो 1 घंटा हो गया है, आगे बढ़ना है ना। कॉन्करेंट डेविएशंस मेथड डिस्कस कर लेते हैं पहले, बाद में आप नोट डाउन वगैरह कर लेना या बाद में आप रीड कर लेना। आइए सामने 19 टू 27 डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो पहला देखिए, कॉन्करेंट डिविजन्स मेथड सिंपल टू कैलकुलेट है, ठीक है, और ये लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए ही काम आ सकता है जब ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन 30 हो। छोटे मोटे ऑब्जर्वेशंस के लिए कुछ नहीं कर सकता। मेथड इज सिंपल बट डज नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट, इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट एज फार एज चेंज इज ओनली कंसर्न। तो अगर आप कोई इंसान हो जिसको ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है, और किस लिए फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है एक्यूरेसी एज फार एज वैल्यू इज कंसर्न, मैग्नीट्यूड इज कंसर्न, तो आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था। स्कैटर डायग्राम जो है ग्राफिकल मेथड है, और ये मेथड आपको एक अप्रोक्सीमेशन देता है कोरिलेशन का, राइट। स्क्वायर ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट इज आल्सो नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कार्ल पियर्सन का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, इट ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 to 1। तो या तो डिटर्मिनेशन 0 है, या तो हो सकता है अप टू 1 हो सकता है। 1 माइनस आर स्क्वायर इज नोन एज नॉन डिटर्मिनेशन। अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इज नोन एज एलियनेशन, राइट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ आर, उसका अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसको मैं कट ही कर देता हूं, यहाँ आप लिख भी सकते हो बाद में आपके हिसाब से। 0.675 इंटू स्टैंडर्ड एरर इज नोन एज प्रोबेबल एरर। सार्थक काटकर जी आपने जो बोला था वो। Probable error of correlation coefficient is the amount which, if added or subtracted from the value of given r, upper and lower limit which within which the correlation exists is expected to lie। मतलब एरर कहां आ सकता है वो समझने की बात हो रही है। Probable error is used to determine the reliability of the value of r। r is what your correlation coefficient, उसी का probability आप यहां पे फाइंड आउट कर रहे हो। If absolute value of r is less than 6 pe, that means r is not at all significant। और अगर ये greater than 6 into pe है तो मतलब r is significant, ठीक है। चलिए, r plus pe and r minus pe are called as probable limits। तो यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं, r minus pe and r plus pe, ये क्या हो जाएंगे बेटा आपके लिमिट्स। चलिए गो फॉर इट फास्ट, देख लीजिए फटाफट से, टाइम हो चुका है। कुछ लोग मस्त लीव करना चालू कर दिए हो, पता नहीं यार क्यों, ठीक है चलो। ऐसे जितने ज्यादा लोग अटेंड किया करते थे क्लास पहले, कैसा मजा आता था। सब अपने अपने जिंदगी में बिजी हो गए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे एग्जाम देना है। चलिए चेक कर लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। हो गया है तो बताइए।
डन सर। 26 वाला पॉइंट बताइए ना। अरे देखिए, प्रोबेबल एरर जो है, समझना चीज को सार्थक, प्रोबेबल एरर जो है, प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज एन अमाउंट व्हिच इफ एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर गिव्स यू अपर एंड लोअर लिमिट। तो प्रोबेबल एरर जो, यही पॉइंट है, यही जो मैंने समझाया ना यहाँ पे, आर माइनस पी और आर प्लस ई, मतलब यहां से यहां तक इस बीच में आपका एरर है, आर माइनस पी से लेके आर प्लस ई तक, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट जिसमें आपका एरर लाई करता है। यस सार्थक, कहना गेट यस इन दी चैट बॉक्स, आपको समझा है तो। पॉइंट नंबर 28 टू 33, 2 मिनट आपके पास। हाँ जी, करें डिस्कस। ज्यादा नहीं, अभी थोड़ा ही है, इसके बाद शायद और 10-15 मिनट मैक्स। चलो, पहली चीज, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन। हमने देखा है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो है ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता। एंड स्केल ऑल्सो, एंड स्केल ऑल्सो, इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देम इज कॉल्ड एज आर एक्स वाई। उसके बाद देखिएगा आगे, if two variables x and y is related to each other, then the equation y is equal to a plus bx, then r is always equal to 1, but sign of r depends on the sign of b. So r की साइन डिपेंड करती है साइन ऑफ जो भी b का होता है, मतलब स्केल के ऊपर साइन डिपेंड हो रही है। y is equal to a plus bx, जो सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन में देखा था वही है। रिग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा बात किया गया है। रिग्रेशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट। इन रिग्रेशन एनालिसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट है, दिस वेरिएबल इज प्रेडिक्टेड, इसको हम आंसर इसका निकालते हैं, जो बेस्ड होता है दूसरे किसी वेरिएबल पे जो इंडिपेंडेंट है, और इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट। जो इंडिपेंडेंट है उसको यूज किया जाता है प्रेडिक्ट करने के लिए। रिग्रेशन का यूज कहां कहां होता है, यहां बहुत सारी चीजें दी हुई है, आइए फटाफट से गो थ्रू करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस थ्रू रिग्रेशन लाइंस
लाइंस को यूज करके हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गिवन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन एनालिसिस थ्रू रिग्रेशन कोएफिशिएंट हेल्प अस टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब रिग्रेशन से भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया जा सकता है। आर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स एंड वाई वाले दोनों रिग्रेशन लाइंस की बात होगी है। उसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस थ्रू स्टैंडर्ड एरर हेल्प्स अस टू मेजर द एरर व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग द रिग्रेशन, जो एस्टिमेट किया उसमें एरर कितना आ रहा है। रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड इन बिजनेस रिसर्च एंड ऑपरेशन रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स आल्सो डायरेक्टली। फोर्थ वाला पॉइंट यहां दिया हुआ है, रिग्रेशन एनालिसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइंस, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, जिसमें आ जाता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जो x पे डिपेंडेंट है, और x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई जो y पे डिपेंडेंट है। वहीं से आपको दो कोएफिशिएंट्स आते हैं, ये बी वाई एक्स है और ये बी एक्स वाई है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। मेरे ख्याल से यहां तक ये आपने देखा हुआ है। ये लास्ट वाला पार्ट आप देख लीजिए, इसको डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बचे हुए पॉइंट्स देख लो। करें डिस्कस। Last part of this chapter, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये हमने देख लिया है, कोई नई बात नहीं है। साइंस ऑफ बोथ आर ऑलवेज सपोज्ड टू बी सेम एंड द साइन ऑफ कोरिलेशन इज आल्सो सेम टू देम। इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 देन डेफिनेटली वैल्यू ऑफ अदर विल बी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि दोनों मिलाकर के टोटल लगभग 1 के आसपास आता है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो ओरिजिन जो है और स्केल जो है, इसके केस में इसको तो डिपेंडेंट नहीं है, बट इसमें पूरी तरीके से भी हाँ नहीं, कुछ कंडीशंस के साथ। एंगल बिटवीन, हाँ अब ये देखना, ये थोड़ा सा मतलब आपको पता होगा ये शायद, बट थोड़ा सा अलग तरीके से उसको दिया गया है। एंगल बिटवीन बोथ द रिग्रेशन लाइंस इज डिनोटेड बाय O and the value depends on the correlation coefficient R. If R is equal to O, then both regression lines are perpendicular to each other. That is, the angle between them is 90 degrees. And if R is equal to plus 1, then both the lines coincide with each other and angle of 0 degrees is there. And this regression lines are known as lines of best fit.
दो लाइंस, एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करो, दूसरी लाइन ऐसे आ रही है, इन दोनों के बीच में जो डिग्री दिया हुआ है, जो एंगल दिया हुआ उसकी बात होगी। तो परपेंडिकुलर कब होगा? जब ये 90 डिग्री पे होगा तब परपेंडिकुलर, और ये 0 डिग्री कब होगा? जब ये कोइंसाइड कर रहा है, साथ में जा रहा है, बस वही चीज दिया हुआ, कुछ भी नहीं, नॉर्मल ज्योमेट्री, उसको सिर्फ रिग्रेशन लाइन के हिसाब से दिया गया है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मेजर्स डिस्पर्शन ऑफ अबाउट एन एवरेज लाइन कॉल्ड द रिग्रेशन लाइन। इफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इज स्मॉल then it means dots will be closer to the regression line। स्कैटर डायग्राम अगर आपको याद होगा, यहां देखिए यही चीज हमने देखी थी, स्कैटर डायग्राम अगर आपको याद होगा तो यहां पे हमने स्कैटर डायग्राम में यही चीज देखी थी कि अगर आपका एरर स्मॉल है इसका मतलब ये क्लोजर है, ऐसे कुछ इस तरीके से, अगर ज्यादा है तो मतलब आगे पीछे है, राइट। एंड द एस्टिमेट बेस्ड ऑन दिस लाइन विल बी बेटर and if the value is large then the dots are farther from the regression lines and estimation based is not accurate। ठीक है, सो ये स्मॉलर के लिए है और उसके बाद लार्जर के लिए। एंड इफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन एस्टिमेट इज 0, अगर ये 0 है उस केस में क्या हो जाएगा? देन देयर इज नो वेरिएशन लाइन एंड द वेरिएशंस विल कोइंसाइड एंड कोरिलेशन विल बी परफेक्ट। इसी के साथ होता है आपका कोरिलेशन रिग्रेशन खत्म। कल हम मिलेंगे सेम टाइम पे 2 सवा 2 के बीच में और हम प्रोबेबिलिटी को खत्म करेंगे। आज शाम में हम मिलने वाले हैं 5:45-6 के बीच में। कोशिश करिए अगर जल्दी जुड़ सकते हो तो मैं लगभग 5:15 तक फ्री हो जाता हूं। मुझे मेरे यहाँ पे स्टूडियो पे आते आते समझ के चलिए आप 10 से 15 मिनट लग सकता है। 5:30 5:45 के बीच में हम बीसी के चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। एक टेंटेटिवली आप पकड़ चलिए 1 से 1.5 घंटा में ले लूंगा और फिर आपको मैं फ्री कर दूंगा। तो जल्दी अटेंड करिए ताकि बचा हुआ समय फिर आप बीसीआर के टेस्ट के लिए पढ़ाई कर सकते हो। चलेगा ना? ऐसा थोड़ा सा जल्दी अगर स्टार्ट किया तो 6 बजे से पहले 5:30 5:45 के आसपास मैं आ गया, मैसेज डाल दूंगा, 5 मिनट में चालू कर देंगे। चलेगा ना? मोस्टली आप ही लोग रहने वाले हो, बाकी लोग नहीं रहेंगे, तो एक बार हाँ या ना बता दीजिए। अगर चल जाएगा तो मैं जल्दी स्टार्ट करता हूं। यस, बिकॉज मेरे ख्याल से सभी लोग अब जहां पे भी जो भी ठिकाने पे पहुंचना चाहते हो वहीं होगी। ठीक है, चलिए समझ आइए, मजा आ गया, समझ गई, चीज क्लियर है, राइट। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द इवनिंग।